एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कि दो ही मेन फंक्शंस हैं। एक फंक्शन ऐसा है जिसमें हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस और द मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस, और दूसरे एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन है दीज आर नोन एज सिक्रीशंस। यानी हमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल में दो मुख्य फंक्शन करने हैं, एक का नाम है पेरिस्टाल्सिस, दूसरे का नाम है सिक्रीशन। सो सिक्रीशन कर रहे हैं और पेरिस्टाल्सिस कर रहे हैं। याद रखना, चाहे हमें अपनी एलिमेंट्री कैनाल से पेरिस्टाल्सिस करवानी हो चाहे सिक्रीशन करवाने हो, इसके दो ही मैकेनिज्म है। वन इज नोन एज न्यूरल मैकेनिज्म, न्यूरल कंट्रोल, या फिर न्यूरल कंट्रोल लिख सकते हैं, नर्व कंट्रोल, और दूसरे तरीके के कंट्रोल है दे आर नोन एज हार्मोनल कंट्रोल। अब आप कहेंगे कि सर ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा, लिखा है। तो न्यूरो हार्मोनल या न्यूरोकेमिकल कंट्रोल है। न्यूरल कंट्रोल को तो मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, वैसे तो मैं दोबारा लिख देता हूं। आप बताइए, दो कॉम्प्लेक्सेस थे, एक का नाम था मायेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, याद है? मायेंट्रिक प्लेक्सस, यस वेरी गुड, और दूसरा कौन? मीजनस, मीजनस प्लेक्सस। एक है मायेंट्रिक प्लेक्सस और दूसरा मीजनस। मायेंट्रिक प्लेक्सस इज आल्सो नोन एज ऑर्बेक्स प्लेक्सस, ऑर्बेक्स प्लेक्सस, और ये प्रेजेंट है दो मसल्स के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। अगर आप मसल के बीच में पैदा हो, अगर मसल के बीच में पड़े हो, तो आपका काम है मसल को मूव करना, यस और नो? इसका मतलब मायेंट्रिक प्लेक्सस और ऑर्बिक प्लेक्सस आपके लिए क्या करके देते हैं? पेरिस्टाल्सिस। मीजनल प्लेक्सस इट इज अ सब म्यूकोसल प्लेक्सस, सब म्यूकोसा में पाया जाता है, और सब म्यूकोसा के जो प्लेक्सस होते हैं वो किसके काम आते हैं? सिक्रीशन। तो भाइयों बहनों, आपको पेरिस्टाल्सिस करवानी है या सिक्रीशन करवाने हैं, इनका न्यूरल कंट्रोल मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आपकी बुक में केवल दिया न्यूरल कंट्रोल, वो नाम बताते नहीं, नाम आप उन्हें बता दो। कितने प्लेक्सस? एक कौन? मायेंट्रिक, दूसरा कौन? मीजन। बचे हार्मोनल। हार्मोनल कंट्रोल में से मोस्ट ऑफ द हार्मोन दे आर द लोकल हार्मोन्स। ये जो लोकल हार्मोन्स हैं ये आपके सिक्रीशन में कंट्रोल करते हैं। एक दो हार्मोन मैंने नाम बता रखे। पहला हार्मोन है बेटा गैस्ट्रिन। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाता है। याद रखना, एक हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन नाम का जो हार्मोन है ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को घटाता है, ये बढ़ाता है और ये घटाता है। इसके अलावा एक हार्मोन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, ठीक है, मैं बोर्ड हटा दे रहा हूं, फिर दूसरी बड़ा बड़ा लिखता हूं। चलो इतना पहले बोलो। अभी एक हार्मोन बताओ, दो हार्मोन के नाम बताओ। एक कौन सा? गैस्ट्रिन, दूसरा सोमैटोस्टैटिन। इनको हमने सिक्रीट कराया था, अगर आपको सेल्स याद हो। सेल के नाम याद है? ये वाली कौन सी? जी सेल, और ये वाली अर्जेंटाफिल। जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता था। अगर आपको ये डब्ल्यू शेप वाली ग्लैंड याद होगी, याद है? तो आपको याद होगा यहाँ पर म्यूकस नेक्स है। मेन सेल का नाम क्या था? चीफ सेल, याद है? और ये पैराइटल, क्या ये पैराइटल सेल है? और आपको मालूम है यहाँ कहीं पर जी सेल और यहाँ अर्जेंटा। तो आपको मालूम है गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। और साथ में सोमैटोस्टैटिन भी एक हार्मोन है, लेकिन कैसा? एंडोक्राइन की लोकल। एंड ये दोनों लोकल हार्मोन आपके सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। बताओ कौन है जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में? गैस्ट्रिन। और कौन है जो उसके सिक्रीशन में कम करता है? सोमैटोस्टैटिन। तो समहाउ हमने स्टमक का सिक्रीशन देख लिया। अगर आपको याद हो तो यहाँ इसोफेगस याद आया, और ये क्या था? स्टमक। तो हमने स्टमक के सिक्रीशन के बारे में पढ़ लिया। स्टमक में जो ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम गैस्ट्रिक। बाकी लोगों का सिक्रीशन कैसे होता है उनको समझने के लिए मुझे इस डायग्राम को हटाना पड़ेगा और आप मुझे बताएंगे। बुक में जो भी लिखा है उसको हम लोग अपने तरीके से पढ़ाते हैं। बताओ, न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल है। न्यूरल कंट्रोल में कितने प्लेक्सस? दो। एक कौन? मायेंट्रिक, दूसरा मीजनल।
माइंट्रिक प्लेक्सस क्या लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में है, और ये प्लेक्सस नर्व के बने हैं। इनका मेन काम क्या है? पेरिस्टाल्सिस। सीधी पेरिस्टाल्सिस तो खाना नीचे, उल्टी पेरिस्टाल्सिस तो खाना बाहर, दैट इज उल्टी। याद है? फिर मैंने बताया था आपको कि मीजनर प्लेक्सस आपका सिक्रीशन करेगा, साथ में कुछ लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन याद रहेंगे, इनमें से गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक, और दूसरा सोमैटोस्टैटिक, गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टैटिक। अब जब आप ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक आते हैं, स्टमक के बाद आप आते हैं इस ग्लैंड में, ग्लैंड का नाम पैनक्रियास। पैनक्रियास का एंडोक्राइन सिक्रीशन रेगुलेटेड है, बहुत ज्यादा रेगुलेटेड, और एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी रेगुलेटेड है। अब आपको मालूम है यहां पर एक ग्लैंड है, नाम बताओ, लीवर, और यहां पर गॉल ब्लैडर। याद है? गॉल ब्लैडर है, ये रहा गॉल ब्लैडर, दिस इज द नोन एज पैनक्रियास, और यहां से सिक्रीशन आएगा, नाम बताओ, बाइल, और यहां से पैनक्रियास। तो आपको एक हार्मोन का नाम याद रखना पड़ेगा, दिस हार्मोन इज नोन एज सिक्रेटिन। इट इज द फर्स्ट हार्मोन दैट हैज बीन डिस्कवर्ड एवर। कभी भी जो पहला हार्मोन डिस्कवर किया गया था, इट इज सिक्रेटिन, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। इस सिक्रेटिन नाम का हार्मोन जो है, ये पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस याद रखना है। एक और हार्मोन है, आपकी बुक में नहीं दिया गया लेकिन पूछा गया, इट इज CCK-PZ, पूरा नाम है CCK-PZ, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, पूरा नाम है कॉली, दैट इज C, सिस्टो, दैट इज C, काइनिन मतलब काइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन, साथ में है पैनक्रियोजाइमिन, और इसके दो फंक्शन है, KPZ, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, पूरा नाम है कॉली, दैट इज C, सिस्टो, दैट इज C, काइनिन मतलब काइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन, साथ में है पैनक्रियोजाइमिन, और इसके दो फंक्शन है। याद रखना, सिक्रेटिन के सिक्रीशन में कुछ बुक इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन का भी नाम लेती हैं, इंटेस्टाइनल जूस। अदरवाइज पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन सिक्रेटिन मेन काम है। याद रखना, CCK-PZ, कॉलीसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन। देखो, कॉली शब्द जब भी मिल जाए, इट इज फॉर द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। सिस्टो का मतलब सिस्टिक डक्ट, तो गॉल ब्लैडर को कांटेक्ट करता है और सिस्टिक डक्ट को कांटेक्ट करता है, ताकि क्या रिलीज हो? बाइल। तो बताओ, CCK-PZ ये बाइल को बनाता है कि रिलीज कर रहा है? रिलीज, यानी ये गॉल ब्लैडर पे अटैक करता है, गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस के सिक्रीशन को, रिलीज को निकलाता है। इसके अलावा देयर इज वन मोर, इट इज नोन एज पैनक्रियोजाइमिन, ये भी पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को हेल्प करता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन में दो मेन हार्मोन, एक कौन? सिक्रेटिन, इट इज पैनक्रियोजाइमिन। तो कई बार केवल CCK लिखा होगा, तब भी वो पैनक्रियाटिक जूस को काम करेगा। तो टोटल हो गए 4 हार्मोन, नाम बताओ, गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टैटिन, सिक्रेटिन, CCK। तो दिस वाज द न्यूरल कंट्रोल की हार्मोनल हार्मोन, और वहां पर न्यूरल। तो बुक में बहुत कम दिया है, मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूं ताकि आपको लगे कहां से मैंने पढ़ा है। यस, आप लोग देखिएगा, जो जो आपके यहां टेबल बनी है, टेबल बनी है, टेबल बनी है पेज नंबर 265, उसके नीचे शायद है, आई थिंक इट इज 264, 64 के इसके ऊपर वाला पोर्शन जहां कैलोरीफिक वैल्यू लिखी है, लिखा है द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो कैसे? बाय द न्यूरल वे और बाय द हार्मोनल वे। तो बोलते हैं महज देख लेने से, खाने को देख लेने से, खाने को सूंघ लेने से,
या खाने को ओरल कैविटी में डालने से ही, केवल ओरल कैविटी में मुंह में रखने ही सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। और बोलते हैं सलाइवा ही नहीं, गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रीट होने लगता है। सलाइवा तो बक्कल चैम्बर में सिक्रीट हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस कहां सिक्रीट हो रहा है? स्टमक। तो आपने खाना रखा ओरल कैविटी में, सलाइवा सिक्रीट हुआ हो तो दिखता है, लेकिन खाना जब तुमने ओरल कैविटी में रखा तब आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होने लगे, ये बड़ी बात है। इसका मतलब वहां पर खाना गया कि नहीं गया? नहीं गया। या तो आपकी नर्व पहुंची है या तो आपका हार्मोन। आगे पढ़ रहा हूं मैं। The activities of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different part. The sight, smell and or the presence of food in oral cavity can stimulate the secretion of saliva. आगे लिखा हुआ है gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by the neural signal. मिला? Muscular activity of different part of the alimentary canal can also moderated by neural mechanism. इन्होंने नहीं बताया कौन सी न्यूरल मैकेनिज्म। प्लेक्सस का नाम याद है? नाम बताओ। मायोट्रिक प्लेक्सस और मीजनर याद है? आगे both local and through CNS. Hormonal control of the secretion of digestive is carried out by local hormone produced by gastric and intestinal. और इन्होंने उन लोकल हार्मोन का नाम नहीं बताया, मेरी गलती है, मैंने उनके नाम बता दिए। नाम याद रहेंगे? बताओ। गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टैटिन, CCK-PZ एंड सिक्रेटिन। याद रहेगा? हर हार्मोन का काम याद रहेगा? चलो भाई, हर हार्मोन का काम आप लोग याद रखिए और मुझे बताइए। बताओ गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को घटाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, क्या साइट, स्मेल और फूड इन ओरल कैविटी से आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो सकता है? सलाइवा सिक्रीट हो सकता है? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट हो सकता है? तीनों तरीके के जूस सिक्रीट हो सकते हैं महज देख लेने से। यस और नो? आपको याद है कुछ लोकल हार्मोन इसमें हिस्सा ले रहे हैं, नाम बताएंगे। सिक्रेटिन, पैनक्रियाटिक एंड मे बी इंटेस्टाइनल, मेनली पैनक्रियाटिक। CCK-PZ याद है? व्हाट इज CCK-PZ? पॉलीसिस्टाइन। बाकी जो पार्ट है वो मैं अभी पढ़ा ही रहा हूं, शाम को पढ़ा दूंगा, और शाम को क्या आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे आप। अच्छा भाई, इसके बाद देयर इज वन मोर थिंग, इट इज नोन एज कैलोरिफिक वैल्यू। इसी के नीचे वाला जो बॉक्स है, इट इज नोन एज कैलोरिफिक वैल्यू। याद रखना, कैलोरिफिक वैल्यू पढ़ाने के लिए उन्होंने बताया है कि एक छोटी सी बात, that heat is the ultimate form of the energy. आप अगर किसी की एनर्जी देखना चाहते हो, किसी भी फूड में एनर्जी कितनी है ये देखना चाहते हो, तो आप ये देखो वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। याद रखना फिर से, अगर आप देखना चाहते हो कि फूड कितनी एनर्जी देगा, शुगर खाने से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन खाने से कितनी एनर्जी मिलेगी, या फैट खाने से कितनी एनर्जी मिले, तो आप उस शुगर को जला दो, या फिर उस फैट को जला दो, या फिर उस प्रोटीन को जला दो। उससे जल करके जो एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी जो होगी जो आपको खाने में मिलेगी। तो बोलते हैं हम लोग फूड की एनर्जी पता लगाने के लिए कौन सी वैल्यूज निकालते हैं? कैलोरिफिक। और कैलोरिफिक वैल्यूज को क्यों में क्या हम लोग नापते हैं? हीट। व्हाई इट इज ओनली हीट? इट इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोर्स की फॉर्म। ज्यादातर एनर्जी का अल्टीमेट फॉर्म क्या है? हीट। और बोलते हैं इन एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास यूनिट है, और सर हमारे पास जो यूनिट है दे में भी कैलोरी। बोलो क्या बेटा? कैलोरी। दे में भी जूल। बोलो क्या? जूल। दे में भी किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, एंड देयर में भी किलो जूल। एक चीज जो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, एक डेफिनेशन में कैलोरी में स्मॉल सी है, और दूसरे में किलो कैलोरी में मैं फिर से कैलोरी लिख रहा हूं, लेकिन अब की बार कैलोरी में हम लोगों ने कैपिटल सी यूज किया है। व्हाट इज कैपिटल?
अगर कैपिटल सी के साथ कैलोरी लिखा है इट इज ऑलवेज किलो कैलोरी, अगर स्मॉल सी के साथ लिखा है इट इज नॉर्मल कैलोरी, और अगर कहीं कैपिटल जे के साथ जूल लिखा है इट इज किलो जूल, अगर कहीं कैलोरी भी लिखा है तो इसे कैलोरी पढ़ोगे किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, और इसे क्या पढ़ोगे कैलोरी और जूल। और इसकी उन्होंने डेफिनेशन पढ़ाई है आपको, पहले उन्होंने स्मॉल कैलोरीज की डेफिनेशन पढ़ाई है, यानी कैपिटल सी के साथ कि स्मॉल सी का स्मॉल, बोलते बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, मैं दोबारा बोल देता हूं। बोलते हैं आप 1 ग्राम वाटर लो, 1 ग्राम वाटर, वाटर 1 किलोग्राम की 1 ग्राम, और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर दो। आपने 1 ग्राम पानी लिया 25 डिग्री में, और 25 डिग्री से उसे 26 डिग्री चेंज कर दिया। अब आपको 25 डिग्री से 26 डिग्री चेंज करने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना पड़ा, तो इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वॉट एवर द एनर्जी यू हैव टू पुट, उसी एनर्जी का नाम क्या है, कैलोरी। बहुत शांति से हिंदी में बोलो, व्हाट इज स्मॉल कैलोरी? इट इज अ एनर्जी, इट इज अ विच इज गिवन टू द 1 ग्राम ऑफ वाटर, फिर से बोलो, टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यस और नो? जनरली एसटीपी पे काम करते हैं, किस पे, एसटीपी। तो यार टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कितना डिग्री लिया है, 25, 25 से हम क्या करेंगे, 26। बोलते हैं ये जो कैलोरी होती है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसे एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए हम लोगों ने कैलोरी की बजाय किलो कैलोरी पढ़ना चालू किया। और किलो कैलोरी या फिर किलो जूल, इसी को इन्होंने जूल की डेफिनेशन भी दी है, स्मॉल जूल, एनसीईआरटी ने तो यही दिया। अब इन्होंने किलो जूल पढ़ाना चालू किया, और इसको इन्होंने डेफिनेशन दिया कैपिटल सी से और इसको कैपिटल जे से, और इन्होंने कहा अगर किलो है तो कुछ नहीं करना है, आपको अब की बार पानी लेना है 1 किलोग्राम, फिर से बोलो, यहां पर कितना लिया, 1 ग्राम, और इस 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करना है। मान लो 25 डिग्री पर तुमने टेम्परेचर वाटर लिया और 26 डिग्री तक किया, और कितना वाटर लिया, 1 किलोग्राम। अब इस 1 किलोग्राम वाटर को गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, हीट। तो जो हीट देनी पड़ेगी दैट इज नोन एज किलो कैलोरी। अगर कैलोरी में लिया है तो किलो कैलोरी, अगर जूल में लिया है तो किलो जूल। व्हाट इज द डेफिनेशन? पहले स्मॉल कैलोरी का डेफिनेशन, उधर भी ना देखो, क्या आपने 1 ग्राम पानी लिया? नो सर। 1 ग्राम पानी को कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 1 से चेंज किया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए आपको हीट देनी पड़ी, जितनी हीट देनी पड़ी इसका नाम स्मॉल कैलोरी। कैपिटल की स्मॉल, स्मॉल ये बहुत ज्यादा की बहुत कम। अभी आपने 1 ग्राम लिया कि 1 किलोग्राम? अभी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चेंज करना है। बताओ, इसे गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, जितनी हीट देनी पड़ेगी उसका नाम किलो कैलोरी। तो ये तो डेफिनेशन। बोलते हैं जैसे ही ये बेटा तुम लोग किलो कैलोरी और कैलोरी समझ जाओ, इसी कैलोरी की वैल्यू को हम लोग फूड में भी देखते हैं कि फूड में कितनी एनर्जी है, और फूड में ये एनर्जी देखने के लिए हमें फूड को जलाना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, और उसको बर्न करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। बंद कर रहे, इसे हटा रहे, समझ में आ गया? यस, क्या हुआ? फैन तो बेटा चला लो, फैन क्यों बंद कर दिया इसे? बोल दो किसी से। अब इधर सुनो बेटा, ये एसी क्यों बंद किया? हाँ? अरे क्यों नहीं चालू करो?
अब इन्होंने डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूड लिया है, और फूड में ये ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फूड में ये ले सकते हैं प्रोटीन, और फूड में ले सकते हैं फैट। और इस फूड को एक एक करके ये बर्न कर रहे हैं एक मेटल चैम्बर के अंदर। एक चैम्बर लिया है, ये मेटल चैम्बर है। शांत रहो बेटा, जवाब दो। ये चैम्बर ग्लास का है कि मेटल का? मेटल। और इस मेटल चैम्बर में हमने खूब सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड की है, और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने कार्बोहाइड्रेट को जलाया, और कार्बोहाइड्रेट को जला देने के बाद उसमें से एनर्जी पाई। जितनी एनर्जी पाई बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को जलाकर, दैट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। बोलो क्या नाम है? आप बताओ व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? क्या हर चीज की डेफिनेशन खुद ही बतानी पड़ेगी? क्या हमें कार्बोहाइड्रेट जलाया? कहां जलाया? हाँ? इस मेटल चैम्बर का नाम क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। बोलो क्या नाम है? क्या ये एक डिवाइस है? इस डिवाइस में हम लोगों ने क्या जलाया? कार्बोहाइड्रेट। कितना? 1 ग्राम। कितना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलाया। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को जैसे जलाया एनर्जी निकली होगी। कोई दिक्कत बेटा? आराम से बैठो। एनर्जी जो भी निकली होगी उसका नाम कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज अ एनर्जी रिलीज। बोलो बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हेन इट इज बर्न इन बॉम्ब कैलोरी। पक्का? तो जैसे हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलाया है, वैसे ही हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन भी जला सकते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन जलाएंगे तो 1 ग्राम ऑफ फैट भी जला सकते हैं। क्या जला सकते हैं? फैट। तो उसमें भी एनर्जी निकलेगी। तो सबकी कैलोरीफिक वैल्यू सेम की अलग अलग? अलग अलग। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? उधर मत देखो। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कहां जलाया? हीट निकली। वो हीट किसकी कैलोरीफिक वैल्यू है? कार्बोहाइड्रेट। हाँ? प्रोटीन जलाई तो प्रोटीन, फैट जलाया तो फैट। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हम लोगों ने पाई, और हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जब 1 ग्राम जलता है ये 4.1 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन जब होता है तो इट विल बी 5.65 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है। और जब बेटा फैट जलता है इट इज 9.45 किलो कैलोरी जलाता है, सॉरी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किससे मिलेगी? फैट। हाँ? दूसरे नंबर पर प्रोटीन, और पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर में कितना देगा? 4.1। याद रखना, दीज आर द लैब एक्सपेरिमेंट। ये लैब में किए जाते हैं। बोलते हैं इन्हीं फूड को जब नेचुरल कंडीशन में बर्न करते हैं, नेचुरल कंडीशन का मतलब जब बॉडी के अंदर बर्न करते हैं, या बॉडी के अंदर इनको यूज कर सकते हैं इनसाइड द बॉडी। यानी मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाऊं, या 1 ग्राम प्रोटीन खाऊं, या 1 ग्राम फैट खाऊं, तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी? इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फिजिकल की फिजियोलॉजिकल? व्हाई इट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल वैल्यू? क्योंकि ये हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में पाया कि सेल के अंदर, और सेल के अंदर चल रही है मेटाबॉलिज्म। क्या चल रही है? और मेटाबॉलिज्म कैसी रिएक्शन है? फिजियोलॉजिकल। कैसी रिएक्शन? तो अगर हमारी बॉडी में यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जले, मेरी बॉडी में कि बॉम्ब कैलोरीमीटर? बॉडी में, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी कैलोरीफिक वैल्यू की फिजियोलॉजिकल? इट इज फिजियोलॉजिकल। और बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे हमें कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से भी लगभग 4 किलो कैलोरी, और फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। सो दिस
has been called as physiological values of the food and this has been called as the calorific values of the food. Calorific values जो होती हैं वो लैब में निकाली जाती हैं and these are the energy, they are counted in the physiological condition. So बताइए, what is calorific value? What is calorific value? It is the amount of energy released by 1 gram of food. 1 gram of food, any food, inside the metal chamber known as bomb calorimeter. So इसमें बर्न किया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस की प्रेजेंस एब्सेंट. तो आपको अलग अलग वैल्यू मिली. कार्बोहाइड्रेट 4.1, प्रोटीन 5.6, ओके, फैट 9.45. क्या हम लोग फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी देखे हैं और वैल्यू सेम होगी कि अलग? याद है? तो बताओ, आपको याद रखना पड़ेगा. बताओ, कार्बोहाइड्रेट 4. तब आप भी बताओ, फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो या कि फिर कैलोरिफिक वैल्यू हो, फैट इज मिनिमम की मैक्सिमम? कार्बोहाइड्रेट मिनिमम, बीच वाला प्रोटीन. तो अगर आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, फैट खाइए. और अगर बेटा आपको सबसे जल्दी एनर्जी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को जलाना आसान, इसीलिए बोलते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. कौन है? ग्लूकोज. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इट इज PEM, also known as protein energy malnutrition. जाना हो तो अभी चले जाओ, क्योंकि टॉपिक जब तक खत्म ना हो तो जाना नहीं आ सकता. गेट नहीं खोलना. पता नहीं आप क्या करने आते. प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन को समझते हैं. सबसे पहले तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं. माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण. हिंदी में इसे बोलते हैं कुपोषण. जब आपका न्यूट्रिशन खराब हो जाए, देन इट इज नोन एज मैल न्यूट्रिशन. और प्रोटीन एनर्जी का मतलब है कि उस न्यूट्रिशन में प्रोटीन की भी कमी हो और उस न्यूट्रिशन में कैलोरी की भी कमी हो. कैलोरी मतलब एनर्जी. ये चैप्टर पढ़ाने के पहले या एक टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं जो आप मानते नहीं है. बार बार सुनने के बावजूद भी आप खाने में ज्यादातर समय पे क्या खाते हैं? रोटी, चावल. क्या खाते हैं? चावल. थैंक यू वेरी मच. रोटी और चावल. इसके बाद दाल. दाल के अलावा आप ले सकते हैं एग्स, अंडे. आप ले सकते हैं पनीर. आप मुर्गा या चिकन या कुछ भी ले सकते हैं. इसके अलावा आप ले सकते हैं घी. एकदम शांत. आपको कुछ भी पढ़ाया जाए उसे बर्बाद करने के लिए ही तो ले. आप ले सकते हैं घी. इसके अलावा विटामिन और भी चीजें, सॉल्ट्स और भी चीजें. लेकिन मैं आपका ध्यान इन दो चीजों पे देना चाहूंगा, रोटी और चावल. ये रोटी और चावल आपका कार्बोहाइड्रेट है. बोलो क्या है? कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट आपके फूड में इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है, इसलिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी. तो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप रोटी और चावल पर डिपेंडेंट हैं या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जो बेटा स्टार्ची हो, कार्बोहाइड्रेट सोर्स.
आपने कहा सर मैंने ग्लूकोज ड्रिंक पी ली, ओके, इट इज कार्बोहाइड्रेट। आपने कहा सर हमने जूस पी लिया, इट इज कार्बोहाइड्रेट। तो आप फूड में एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड रखते हो, और जो दाल, अंडे, पनीर ये वाला पोर्शन है ये आपको प्रोटीन देता। बोलो क्या? और प्रोटीन एनर्जी की बजाय बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, ये आपकी बॉडी को बिल्ड करता है। और बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस का मतलब है ये आपकी मसल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, और इसके अलावा बोन की फॉर्मेशन में मदद करता है। यानी अगर आप मसल्स और बोन बनाना चाहते हैं तो आप अपने खाने में क्या बढ़ाएंगे? दाल, अंडे, पनीर, इसके अलावा चिकन, मटन, यानी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मीट। तो ये दो मुख्य पोर्शन है। अगर ये दो लोगों को चीजों को मिलता रहे तो हम लोग कहते हैं कुपोषण नहीं है। अगर आदमी को दाल, रोटी, चावल, सब्जी मिलती रहे, इतने में तुम्हारी जिंदगी गुजर सकती है। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम बहुत सारी बड़ी बड़ी विटामिन खाओ, देसी घी खाओ, जरूरत नहीं है, आपका काम चल सकता है। इट इज नॉर्मल पोषण। थोड़ा बहुत विटामिन और मिनरल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, फल मिल जाए, सब्जी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बोलो क्या? कैसे बोलोगे? रोटी, चावल, दाल, इतना भी, इतना। दाल में क्या है? प्रोटीन। तो लोग बोलते हैं सर दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बिल्कुल सही कहते हैं। दाल रोटी से उनको क्या क्या मिल जाएगा? प्रोटीन भी और एनर्जी। अब विश्व के बारे में सोचो, पूरे संसार में कुछ लोगों को दाल रोटी भी नसीब नहीं है, और अगर दाल रोटी नसीब नहीं है तो दाल मतलब रोटी मतलब, तो बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की दाल रोटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब 2 वक्त की प्रोटीन और एनर्जी नहीं मिल। और उन लोगों में जो भी बेटा न्यूट्रिशन की शिकार हो रहे हैं उसी का नाम क्या है? माल न्यूट्रिशन, या फिर मैल न्यूट्रिशन, या फिर क्या बोलेंगे? कुपोषण। तो इस दुनिया में प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन का मतलब है आपके बेसिक हक भी आपको नहीं मिल रहे। दाल रोटी तो सबका हक है यार इस दुनिया में जो आया। तो बोलते हैं प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन जनरली हम लोग इन्फेंट में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? इन्फेंट, बच्चों में पढ़ते हैं, छोटे बच्चों में। और हम लोग पढ़ते हैं बेटा चाइल्ड्स में। किसमें बेटा? चाइल्ड। इन्फेंट का मतलब है लेस देन 1 ईयर, ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम के हैं। और चाइल्ड मतलब जो 1 से लेकर के 5 साल के बीच में। तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन ज्यादातर समय पर बच्चों को और नवजात शिशुओं को होता है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खाना कहीं ना कहीं से खा ही लेते हैं। तो बच्चों और नवजात शिशुओं मतलब 1 साल से कम, और चाइल्ड मतलब 1 से 5 साल के बीच के लोगों में होता है। और याद रखना, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन बहुत प्रकार का होने के बावजूद भी एनसीईआरटी आपको केवल 2 प्रकार का पढ़ाती है। वन इज नोन एज मैरास्मस। फिर से बोलो, मैरास्मस। दूसरे का नाम है क्वासियोरकर। बोलो क्या है? क्वासियोरकर। ये 2 बीमारियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। वन इज नोन एज मैरास्मस और दूसरा कौन? क्वासियोरकर। एक और बात है कि बोलते हैं प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जनरल पॉपुलेशन में नहीं होता। ये तभी होता है जब सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो। आउट ऑफ कंट्रोल होने का मतलब है, हो सकता है जिस देश में आप रहते हो वहां पर सूखा पड़ गया हो सकता है जहां पर आप रहते हो वहां अकाल पड़ गया हो, फेमाइन, ड्रॉट, फेमाइन। हो सकता है जिस देश में आप रहते हो वहां पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा हो। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब होता है राजनीतिक उठापटक। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब कुछ ऐसी राजनीतिक उठापटक चल रही है कि आप लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए। बोलते हैं ऐसा 1980s में हुआ था, 1980 में हुआ था, और ये हुआ था 1980s में। इसका मतलब है जब बांग्लादेश अपनी लड़ाई लड़ रहा था पाकिस्तान से, और एक समय बांग्लादेश वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। बोलो क्या? ये पाकिस्तान का हिस्सा था, और बांग्लादेश लोगों ने पाकिस्तान से लड़कर के अपने देश को आजाद किया। और ऐसा ही बेटा इथोपिया में हुआ था। ये पुराने एग्जाम्पल इन्होंने लिए क्योंकि वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते बुक लिख कर। नए एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए
तो आजकल ये सीरिया और अफगानिस्तान में चल रहा है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा सीरिया के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, हाँ, इराक और ईरान जो भी है, ये वाली कंट्रीज में बहुत ज्यादा राजनीतिक उठापटक चल रही। इवन अभी साल 2 साल पहले आपको पता चला होगा म्यांमार भी इसमें शामिल हुआ था, और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान जो थे बर्मा से, वहां से बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें भगा दिया था, और वो बेचारे इंडिया में आकर के शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे। दीज आर नोन एज रिफ्यूजी कैंप। रिफ्यूजी कैंप में खाना पानी की किल्लत थी। वैसे अगर देखा जाए तो हर कंट्री अपने बाउंड्रीज को बंद कर सकती, क्योंकि भैया हम अपने देश में क्यों घुसने दें। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी से सोचा जाए तो इस दुनिया में हर आदमी को यार कम से कम दाल रोटी तो चाहिए। अगर इन्होंने भगाया तो गलत है, गलत है। क्यों भगाया? आप लोग कहीं भी देखिए, सीरिया में इतना पंगा हुआ, अफगानिस्तान में इतना पंगा हुआ, इधर मिडिल ईस्ट में कितना पंगा चल रहा बहुत दिनों से। ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, और भगवान ना करे कि कभी इंडिया पाकिस्तान इतना बेवकूफी कर बैठे कि हम लोग न्यूक्लियर वॉर में चले जाएं, तो बताओ बहुत लोग मरेंगे। अगर बहुत लोग मरेंगे तो बच्चे अनाथ होंगे, और अनाथ बच्चों को खाना पानी नहीं मिलेगा, तब उनको क्या आएगी? प्रोटीन, एनर्जी, मैन। शरणार्थी कैंपों में ड्रॉट के समय पर, फेमाइन के समय पर, पॉलिटिकल टर्मोइल के समय पर ये बीमारियां ज्यादा पैदा होती। और किनको? बड़े लोगों को, बच्चों को। और बच्चों में भी कितना ग्रुप है? 2। एक कौन? 1 से 5 साल, दे आर चाइल्ड। और एक कौन? 1 साल से नीचे, बोलो कौन? इन्फेंट। तो 1 साल से नीचे वाले हम लोग इन्फेंट मान ले रहे हैं, और बेटा, और 1 साल से 5 साल के बीच में क्या मान रहे? चाइल्ड। और इनको बीमारियां हो रही। बीमारियों के 2 नाम, बोलो कौन? मैरेस्मस, और दूसरा कौन? क्वासियर। हटा रहा हूं और बताऊंगा आपसे। बताओ व्हाट इज PEM? ये नॉर्मल समय की बीमारियां है कि नहीं है? क्या ड्रॉट आने पर होगा? फेमाइन आने पर होगा? पॉलिटिकल टर्मोइल आने पर आएगा? बुक में 2 जगह नाम दिया गया है, एक बांग्लादेश और दूसरा इथियोपिया। क्या नए, अभी नए एग्जांपल है आपके पास? बोलो कौन? सीरिया, अफगानिस्तान, बर्मा। याद है? और हमें ये बेवकूफी होने देनी है कि नहीं? नहीं। अगर हम आपस में एक दूसरे को लाइक करते रहे तो लड़ाने का कोई दिक्कत नहीं। और समझ लेना, राजनेता कभी भी आपके फायदे की बात नहीं करते। वो अपने सत्ता में रहने के लिए आपको लड़ाते हैं, ताकि आप बटो, और आप बट जाओ, आप बदल जाओ। कभी ऐसी गलतियां मत करना, और लड़ाई झगड़े मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा नुकसान नेताओं को होगा कि जनता को? और हम क्या है? जनता। समझ रहे हो? चलो, इनमें से एक बीमारी का नाम है मैरेस्मस। नींद आ रही है सर? यस सर। मैरेस्मस जनरली 1 साल से छोटे बच्चों को होता है, लेस देन 1 ईयर, यानी ये इन्फेंट्स को होता है। 1 साल से छोटे बच्चे जनरली मदर मिल्क पर डिपेंडेंट रहते हैं, मां के दूध पर डिपेंड रहते हैं। उनको दाल रोटी से मतलब नहीं है, उनको मम्मी का मिल्क मिल जाए, उनकी डाइट पूरी। लेकिन 3 ऐसी कंडीशन हो सकती है, किसी वार सिचुएशन में, युद्ध की सिचुएशन में मदर की डेथ हो जाए। अगर मां की डेथ हो गई है, अब इस बच्चे को खाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि 1 साल से छोटा बच्चा है। या फिर मदर प्रेग्नेंट है, अर्ली प्रेगनेंसी आ गई है, यानी अभी बच्चा छोटा ही था और प्रेगनेंसी अर्ली आ गई। या फिर सेकंड अर्ली चाइल्ड है, अर्ली चाइल्ड आ चुका है, यानी प्रेगनेंसी के अलावा अर्ली चाइल्ड हो चुका है, पहले दूसरा चाइल्ड भी पैदा हो चुका है। तो जो दूसरा चाइल्ड है वो 1 महीने का, 1 दिन का, 10 दिन का है, और दूसरा चाइल्ड बेटा जो है वो 1 साल का, 9-10 महीने का है। अब उसको दिक्कत आ रही है कि किसको दूध पिलाए, तो एक जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको पिलाया जाएगा, और जो 1 साल से बड़ा हो चुका, 6 महीने 7 महीने से ज्यादा बड़ा हो चुका है, उसको मिल्क नहीं दिया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में बच्चे को मदर मिल्क मिल नहीं रहा, और बच्चे को दी जा रही है डाइट, खाना दिया जा रहा,
और उस डाइट में ना तो कैलोरी है ना ही कैलोरी है, यानी कैलोरी की डिफिशियंसी है, और प्रोटीन की भी डिफिशियंसी है, यानी हर हालत में ये मां गरीब ही होगी। यानी एक बहुत गरीब मां है जिसका दूसरा बच्चा पैदा हो गया, इसलिए अपने दूसरे बच्चे को मिल्क पिलाने की वजह से अपने 7 महीने या 8 महीने के बच्चे से कहती कुछ खा, और वो बच्चा क्या खा रहा है खेत में पड़े हुए अनाज को, गरीब के द्वारा दिए गए किसी खाने को। तो बताओ उसे कैलोरी प्रॉपर मिल रही कि नहीं मिल रही, और बताओ प्रोटीन भी प्रॉपर नहीं मिल। अब ऐसा बच्चा जिसको ना दाल सही से मिल रही ना रोटी सही से मिल रही है, ऐसे बच्चे को हम बोलेंगे ये भूखमरी से गुजर रहा। एंड दैट्स व्हाई मरास्मस इज आल्सो नोन एज स्टारवेशन। मैरास्मस का दूसरा नाम है स्टारवेशन, और स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। मेरे टीचर और भी गंदी तरीके से पढ़ाते थे कि कभी भी मैरास्मस को याद रखना है, सुनील याद रखना, ये ऑलमोस्ट मर चुका बच्चा है, मरा हुआ मैरास्मस। ऐसा कोई अंग्रेजी शब्द का मतलब ऐसा नहीं है, पर वो याद करने के लिए निमोनिक्स बनाकर बताते थे। ऐसा मरा हुआ बच्चा है कि ना जिसको रोटी सही ढंग से मिल रही है ना तो कोई प्रोटीन सही ढंग से मिल रही है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि उसकी मसल्स धीरे धीरे गायब होने लगेंगी, बॉडी वीक होने लगेगी, इमेसिएशन होने लगेगा। इमेसिएशन का मतलब बहुत दुबला पतला हो जाएगा, लीन एंड थिन, और उसकी बॉडी में मसल वेस्टिंग चालू हो जाएगी, मसल्स पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएंगी। नो फैट अंडर स्किन, स्किन के नीचे बिल्कुल फैट नहीं बचेगा, क्योंकि फैट होता तो वो एनर्जी देकर के बच्चे को कुछ देर तक जिंदा रखता। उसकी स्किन बिल्कुल रिंकल्ड हो जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी, भयानक वेट लॉस होगा, और ग्रोथ बहुत कमजोर हो जाएगी, और इतना डिक्रीज हो जाएगी ग्रोथ मैरास्मस के बच्चे की कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी गड़बड़ होने लगेगा। ब्रेन डेवलपमेंट डिक्रीजेस, और उसकी मेंटल फैकल्टी भी कमजोर होने लगेगी। अगर ये बच्चा आपको दिखा दिया जाए तो इसकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी एक छोटी सी भी स्वेलिंग नहीं दिखाई पड़ेगी। पूरा पेट, रिब्स और पूरा पेट वर्टिब्री में चिपका होगा। हाथ पैर देखोगे तो बिल्कुल लकड़ी जैसे, स्किन बिल्कुल चिपकी हुई, हड्डियों में चिपकी हुई। देखकर आपको लगेगा कि ये तो एक्सरे है। और ये 1 साल से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा। अगर कभी किसी वॉर की सिचुएशन की किसी बच्चे को देखो मां के पास, तो मां के गोद में रखा हुआ एकदम दुबला पतला बच्चा जो मां की गोद में ही मर गया, वो किससे मरा? मैरास्मस। ना उसे प्रोटीन मिली ना उसे एनर्जी मिली, इतना कमजोर है कि उसकी बॉडी के बाल पकड़ोगे तो प्लक हो जाएंगे, ऐसे पकड़ोगे तो छूट जाएंगे। ये ऑलमोस्ट मरा हुआ। तो बोलते हैं सिम्टम क्या है? सर बताओ, वेट लॉस बताओ, वेट लॉस होगा, ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, घटेगी, बॉडी वीक होगी, इमेसिएशन होगा, लीन एंड थिन होगा, मसल वेस्टिंग होगी, फैट बॉडी में होगा ही नहीं, स्किन रिंकल्ड होगी, ब्रेन डेवलपमेंट डिक्रीज होगा, मेंटल फैकल्टी डिक्रीज होगी। बच्चे को देखोगे उसकी स्किन उसकी बोन के साथ चिपक चुकी होगी, और ये बच्चा 1 साल से बड़ा कि छोटा? छोटा। ही इज मैरास्मस। मैरास्मस को आप किस निमोनिक से याद करोगे? जो ऑलमोस्ट मरा हुआ हो, जिसे ना मिल रही है दाल, ना मिल रही है रोटी, ना मिल रही है एनर्जी, ना मिल रही है प्रोटीन। याद रहेगा? थैंक यू वेरी मच। एंड दिस वाज द मैरास्मस फॉर यू। मैरास्मस उस बच्चे को होगा जो 1 साल से बड़ा कि छोटा? हटा दें। दूसरा ग्रुप आता है क्वासियोरकर। और क्वासियोरकर जनरली 1 साल से लेकर के 5 साल के बच्चों के बीच में होता है। और क्वासियोरकर के बच्चों में प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है ओनली।
इनमें केवल प्रोटीन की डिफिशियंसी है। दे हैव प्रोवाइडेड विद एनर्जी, कैलोरी, इनके पास कैलोरीज का इंतजाम होता है, एनर्जी का इंतजाम होता है, इनके पास प्रोटीन का इंतजाम नहीं होता। अगर इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में बताऊं तो आप 1 साल के बच्चे को देखो जो बहुत गरीब है, 1 ईयर का बच्चा है और केवल वो नमक रोटी खा रहा है। गांव में चले जाओ, ऐसे बच्चे बहुत मिलेंगे तुम्हें जो रोटी को किसके साथ खा रहे हैं? नमक। रोटी को चटनी के साथ, रोटी को प्याज के साथ, रोटी को मूली के साथ खा। आप हंस रहे हो, रियलिटी। जाइए गांव में या शहरों में कहीं पर जो बहुत गरीब स्लम्स में रहे, उनको केवल रोटियां मिल रही हो, किसी तरीके से नमक लगा करके उसमें किसी तरीके से खा ले। इसका मतलब अगर रोटी मिल रही है तो रोटी दोनों वक्त मिल रही है, इसका मतलब उसे क्या मिल रही है? एनर्जी। पर जब वो बेटा प्रोटीन मांग रहा हो, कह रहा दाल दे दो, दाल मिल ही नहीं रही, उसके हिस्से में नहीं आ रहा। आपको हंसी लगती है, आप अच्छे घरों में पैदा हुए, अब आपके माँ बाप आपको पनीर सब कुछ खिला रहे, और आप कभी गांव जाइए और कभी देखिए लोगों के लिए दाल खाना, पनीर खाना इज अ लग्जरी। जिस दिन उन्हें पनीर, दाल तो खैर लग्जरी नहीं, पनीर और बड़ी सब्जियां मिल जाती हैं, वो मानते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई। गांव में लोग बारातों का इंतजार इसीलिए कर रहे हैं कि दावत होगी, पूड़ियां मिलेगी। क्यों सौरभ, गलत बोला मैंने? बहुत सारे लोग अमीर हैं, गांव में भी है। अब आप अमीर हैं तो आपकी गलती नहीं है। अगर गरीब होते तो यह टेस्ट पता चलता कि महीने 2 महीने 4 महीने से तुम इंतजार कर रहे हो कि पूड़ी बनेगी, मौसी की शादी है। यस और नो? आपको मालूम है ये बच्चे को केवल एनर्जी मिल रही है और क्या नहीं मिल रहा। और प्रोटीन ना मिलने की वजह से इसमें भी मसल वेस्टिंग होगी। प्रोटीन ना मिलने से मसल वेस्टिंग होगी, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, तो बॉडी बिल्ड नहीं करेगी, मसल वेस्टिंग होगी। ये भी बच्चा इमेसिएटेड होगा, इमेसिएशन इसमें भी होगा, याद रखना। बट इसमें थोड़ा बहुत फैट में प्रेजेंट अंडर स्किन, स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट हो सकता है। याद रखना, इनकी बॉडी में एक एसेंशियल चीज मिलेगी, इट इज नोन एज इडेमा। पूरी बॉडी में जगह जगह पर स्वेलिंग मिलेगी। अच्छा, मरसमस वाला बच्चा स्वेलिंग था कि नहीं था? नहीं था। इन बच्चों में स्वेलिंग मिलेगी। इनका लीवर बड़ा मिलेगा, इट इज नोन एज हिपैटोमीगैली। बोलो क्या? हिपैटोमीगैली। हिपैटो मतलब लीवर, मिगैली मतलब बड़ा। और इनमें स्प्लीन भी बड़ी मिलेगी, दैट इज नोन एज स्प्लीनोमीगैली। याद रखना, इनको देख करके ही तुम पहचान जाओगे। इनके हाथ पैर लकड़ी और पेट दुमकड़ी टाइप का मामला है। पेट बड़ा दुमकड़ी है, इट इज लाइक दोज। हाथ पांव पेट, व्हाट इज पेट दुमकड़ी? बिकॉज पेट हैव द हिपैटोमीगैली। तो इनका पेट बड़ा फूला हुआ सा दिखाई पड़ेगा, हाथ पैर दुबले पतले मिलेंगे, और बोलेंगे इनका लीवर बढ़ गया। लीवर नहीं बढ़ गया, बेचारों में क्या गया? इडेमा। एंड यस, लीवर बढ़ गया, इट इज नोन एज हिपैटोमीगैली। और ये कितने साल के बच्चे होंगे? 1 से 5। याद रखना, कई बार इन बच्चों के बालों का कलर रेड हो जाता है, तो तुम देख के पहचान जाओगे कि क्वाशियरकर है। रेडनेस जैसी बाल होंगे, काले के बजाय थोड़े बहुत रेडनेस जैसा होगा। छोटा बच्चा होगा, काफी दुखी रहता है, हमेशा रोता रहता है, हमेशा खाता रहता है, लेकिन खाने को क्या मिलता है? रोटी। क्या मिलता है? रोटी। दाल तो कभी कभी मिलती है, इसीलिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी बनी रहती है। एंड ही इज क्वाशियर। तो बताओ, मरासमस और क्वाशियरकर में अंतर? एक बंदा है 1 साल से छोटा और एक 1 साल से 5 साल। एक में प्रोटीन और एनर्जी दोनों का मरासमस, एक में प्रोटीन की कमी, एनर्जी है। दोनों में इमेसिएशन है, दोनों के हाथ पांव कम है, दोनों का मेंटल बेटा डेवलपमेंट डिक्रीज है। मेंटल डेवलपमेंट डिक्रीज है, दोनों में डिक्रीज हो गया। और ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल बस इनमें इडेमा है, और इडेमा की वजह से इनकी बॉडी में क्या मिलेगी? स्वेलिंग। और इनका लीवर बड़ा मिलेगा, स्प्लीन बड़ी मिलेगी। लीवर बड़ा होना, हिपैटो मिलेगी, और
और स्प्लीन बड़ा होना, स्प्लीन होना। मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने ऐसा बच्चा देखा नहीं। देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है ऐसा बच्चा 1 से 5 साल की उम्र में के बीच में, उसका लिवर थोड़ा बड़ा और हाथ पैर बहुत दुबले। इज मैरास्मर की क्वासियार्कर, कुछ मेरी तरफ देख रहे हैं। मेरी उम्र 1 से 5 साल, तो ना मुझे क्वासियार्कर है ना मैरास्मर। हटा दे, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। और आपका पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इत श्री प्रथमो अध्याय।